नमस्कार। योगी आदित्यनाथ हर रैली में कहते हैं अब की बार 300 पार। केशव प्रसाद मौर्य अपने इंटरव्यू में, सभाओं में, सोशल मीडिया पर हर जगह दावा करते हैं 325 प्लस। अमित शाह कहते हैं अब की बार फिर 300 पार। जेपी नड्डा भी 300 सीटों की बात करते हैं। बीजेपी 300 से कम सीटों पर बात ही नहीं कर रही है। तो क्या यह सिर्फ एक जुमला भर है, या यह एक नारा है, या इसके पीछे बीजेपी ने कोई होमवर्क किया है? आज हम आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल देने वाले हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह की फोर्स उतारी है, बीजेपी 2022 का चुनाव किस अंदाज में लड़ रही है, एक एक पन्ने, एक एक बूथ तक किसको किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, योगी को जिताने के लिए बीजेपी ने कौन सा फॉर्मूला तैयार किया है। पहला काम अलायंस करना, दूसरा काम टिकट बांटना। आज बीजेपी ने 51 और प्रत्याशियों को टिकट बांट दिए। टिकट बांटने का काम लगभग पूरा हो गया। बीजेपी के बड़े नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी की एक बहुत बड़ी फोर्स उत्तर प्रदेश में घूम रही है। यूपी के चप्पे चप्पे पर बीजेपी के वर्कर हैं। आज हम बीजेपी के नेताओं की बात कम करेंगे और बीजेपी के ब्लूप्रिंट की बात ज्यादा करेंगे। योगी आदित्यनाथ मेरठ में घर घर दौरा कर रहे हैं। अमित शाह कैराना से लेकर मथुरा वृंदावन तक गली गली घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूथ के बीच हैं। जेपी नड्डा पार्टी वर्कर्स से मुलाकातें कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह खेत खलिहानों में नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पार्टी वर्कर्स से सीधी बात कर रहे हैं। और बीजेपी के सभी नेताओं का एक ही दावा है कि बीजेपी यूपी में 300 प्लस सीटें जीतने जा रही है। 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोले, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना। संभावनाएं लगता है कि फिर 2022 में उनके लिए इस प्रकार से लग रहा है कि फिर हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी। सीटों को हम जीतेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। अब तक पूरे देश में ऐसा कोई ओपिनियन पोल नहीं आया जिसने कहा कि बीजेपी 300 सीटें जीतने जा रही है। 2017 याद कीजिए, उस वक्त भी ऐसा कोई ओपिनियन पोल नहीं आया था जिसने ये कहा हो कि बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ओपिनियन पोल में तो बीजेपी को सिर्फ 200 सीटें हासिल करते हुए दिखाया गया था, लेकिन बीजेपी फिर भी दावा कर रही है कि वो 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उसने 312 सीटें जीत ली। 2014 याद कीजिए, उस समय भी किसी ओपिनियन पोल ने दावा नहीं किया था कि बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है। 2014 के ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को 20 से 40 सीटें जीतते हुए दिखाया जा रहा था, लेकिन कोई भी सोच नहीं सकता था कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 73 सीटें जीत लेगी। साल 2019 में जब मायावती और अखिलेश मिल गए, तब कई ओपिनियन पोल बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से भी दूर और यूपी में हारता हुआ दिखा रहे थे। कई ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को 2014 के मुकाबले 30 से 50 सीटों का नुकसान बताया जा रहा था, लेकिन तब भी बीजेपी ने यही दावा किया कि वो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है और बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 64 सीटें जीत ली थी। बीजेपी के ये सारे दावे क्या हवा हवाई होते हैं या फिर इनके पीछे कोई बहुत बड़ी तैयारी होती है? बीजेपी के नेता घर घर प्रचार करते हैं, मंदिर मंदिर पूजा करते हैं, जिन्ना, गन्ना, राम, कृष्ण, मथुरा, काशी की बात करते हैं, वादे करते हैं, नारे लगाते हैं। नेताओं की फौज हेलीकॉप्टर पर नजर आती है, लेकिन नीचे ग्राउंड पर बीजेपी के वर्कर्स फोर्स की तरह चुनाव लड़ने का काम करते हैं। ग्राउंड पर बीजेपी के पास 300 प्लस सीटें जीतने का ब्लूप्रिंट आखिर क्या है? पन्ने पन्ने की डिटेल आपको देंगे। यूपी में बीजेपी बहुत बड़ी वोटिंग मशीन की तरह काम करती है, जिसमें टॉप लेवल पर बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर बूथ मैनेजर तक और बूथ मैनेजर से लेकर पन्ना प्रमुख तक जिम्मेदारी फिक्स होती है। ग्राउंड लेवल पर सबसे निचले पायदान पर पन्ना प्रमुख बीजेपी का कार्यकर्ता होता है। पन्ना प्रमुख की रिपोर्टिंग बूथ इंचार्ज को होती है। बूथ इंचार्ज शक्ति केंद्र को रिपोर्ट करता है और शक्ति केंद्र की रिपोर्टिंग असेंबली इंचार्ज को होती है। असेंबली इंचार्ज बीजेपी की टॉप लीडरशिप को रिपोर्ट करते हैं।
ये बीजेपी की पूरी वॉर मशीन होती है जो चुनाव को युद्ध की तरह से लड़ती है। बीजेपी की वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी के बड़े नेता अपने बयानों से करते हैं, लेकिन बीजेपी की ग्राउंड फोर्स पर बूथ लेवल के कार्यकर्ता लोगों को यह बताने का काम करते हैं कि सरकारी योजनाओं से बीजेपी को हासिल क्या हो रहा है। यूपी में इस बार कुल 1,74,351 पोलिंग बूथ हैं, यानी बीजेपी को 1,74,351 बूथ इंचार्ज चाहिए। हर पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1250 वोटर हो सकते हैं। यूपी में वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर 30 वोटर होते हैं। इस हिसाब से बीजेपी को हर पोलिंग बूथ पर करीब 40 पन्ना प्रमुख की आवश्यकता होती है। एक पोलिंग बूथ पर 40 पन्ना प्रमुख यानी बीजेपी को 1,74,351 पोलिंग बूथ पर करीब 69,74,040 पन्ना प्रमुख की जरूरत होती है, करीब 70 लाख। यह बीजेपी के प्लान की आदर्श स्थिति है, यानी इतनी बड़ी ग्राउंड फोर्स हासिल करने के लिए बीजेपी कोशिश करती है। लेकिन जमीन पर देखें तो अगर साल 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को 4,28,58,171 वोट मिले थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इतने वोट डलवाने में 14,28,605 पन्ना प्रमुखों का योगदान होगा। जब 2014 के चुनाव में गए, हमारे पास 2.5 करोड़ कार्यकर्ताओं की ताकत थी, 2.5 करोड़ कार्यकर्ता की फौज थी और हम चुनाव जीत कर आए थे। आज 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की फौज के साथ हम चुनाव के मैदान में। मैं आपको इसलिए याद कराना चाहता हूं मित्रों कि आपको चुनाव के अंदर मैदान में लड़ना है, हर बूथ पर लड़ना है, हर पन्ना पर बहुमत लाना है। रामलाल जी ने कहा बूथ में बहुमत, मैं पन्ना प्रमुख को कहता हूं आपके पन्ने पर 70% का बहुमत ही भारतीय जनता पार्टी को जिताता। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक किसी को पैर रखने की जगह न दे, इस प्रकार का विजय लेकर आना है। और विजय के मार्जिन भी ऐसे होने चाहिए कि दोपहर 1 बजे जब विरोधी दल देखे तो दिल की धड़कनें रुक जाए, ऐसे मार्जिन के साथ जीतने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। 2013 से लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के साथ बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन किए और एक बूथ पर अपने इंचार्ज बैठाए और उस पर भी शक्ति केंद्र स्थापित किए। बीजेपी ने बूथ इंचार्ज की निगरानी के लिए भी एक शक्ति केंद्र बनाया हुआ है। ये शक्ति केंद्र हर असेंबली में काम करते हैं। 6 बूथ इंचार्ज एक शक्ति केंद्र को रिपोर्ट करते हैं। इस तरह बीजेपी को यूपी में करीब 30,000 शक्ति केंद्र बनाने होंगे। ये 30,000 शक्ति केंद्र करीब 403 असेंबली इंचार्ज को रिपोर्ट करते हैं। लोग आपकी ताकत जानते हैं कि नहीं जानते मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भाजपा के हर सिपाही के सामर्थ्य को भली भांति जानता हूं। उस सामर्थ्य को समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे सिपाही ने भूतकाल में कैसे कैसे संकट झेले हैं, कैसे कैसे जुल्म सहे हैं। जब कभी भारतीय जनसंघ के जमाने में हमारे कार्यकर्ता सत्याग्रह करते थे, हमारे सामान्य परिवार की महिलाएं भी बच्चों को साथ लेकर के सत्याग्रह में आती थी। और वो ये कांग्रेस के लोग जब सरकार में थे, राजनीतिक आंदोलन, समाज के प्रश्नों को लेकर के आंदोलन, ये जेलों में बंद कर देते थे और कभी 21 दिन की सजा, कभी 1 महीने की सजा, और हमारे कार्यकर्ताओं के परिवारजन बच्चों के साथ जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हुआ करते थे। ऐसे जुल्म सह करके, ऐसे अत्याचार सह करके डरे बिना झुकने का तो नामो निशान नहीं था। सीना तान के खड़े रहे और
आज भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज हिंदुस्तान में चहुं और फहराने में देश भर के कार्यकर्ताओं का ये संकल्प, ये पुरुषार्थ ऐसे देव दुर्लभ लक्षावधि मेरे साथियों को उनके आशीर्वाद पाना, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है दोस्तों, जो आज मुझे आपने दिया है। यही बीजेपी की वो स्ट्रेंथ है जो यूपी में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक किसी के पास भी बीजेपी के जैसा मजबूत कैडर नहीं है। एक पार्टी है तो कोई खानदान थोड़ा है कि सिर्फ एक खानदान हो, एक ही पार्टी के एक ही परिवार के अध्यक्ष भी बनेंगे, महामंत्री भी बनेंगे, सब कुछ एक ही परिवार के बनेंगे। यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में 25 करोड़ लोगों का एक परिवार है। इसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी आज विधायक होगा, कल मुख्यमंत्री होगा, परसों मंत्री होगा, कोई भी कार्यकर्ता इसमें आगे बढ़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी हर नागरिक को अपना कार्यकर्ता मानती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे वह ढोलाना हो, हापुड़ हो, गढ़मुक्तेश्वर हो, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल हो, कमल के निशान पर अपने परिचित से, अपने शुभचिंतक से, अपने मित्र से वोट देने की अपील करनी होगी। और भाइयों बहनों, इसके लिए टेलीफोन का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए और उसको पूरी मजबूती के साथ कार्य करिए, क्योंकि अब यही माध्यम है। अब रैली रेला कितना हो पाता है कोरोना तय करेगा, लेकिन हम लोग अपने माध्यम का इस्तेमाल करेंगे और वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या तैयार हैं सभी लोग? दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसी कैडर के दम पर बीजेपी पिछले 3 चुनावों से लगातार यूपी के अंदर क्लीन स्वीप कर रही है। 2014, 2017 और 2019 की ऐतिहासिक विजय के पीछे बीजेपी की यही पोल मशीनरी है, जिसके दम पर बीजेपी ने वो कर दिखाया जो कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में यूपी के अंदर कोई नहीं कर पाया। साल 1980 में वीपी सिंह की लीडरशिप ने कांग्रेस ने यूपी के अंदर 309 सीटें जीती थी, लेकिन साल 2017 में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर 37 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। यूपी के लास्ट इलेक्शन यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने करीब 50% वोट हासिल किया था। कांग्रेस पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के जमाने में जो कारनामा नहीं कर पाई, वो बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट ने करके दिखा दिया। जरा सोचिए, बीजेपी के वोट शेयर में बीते 10-12 सालों में कैसा बूम आया। साल 2012 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 15% था और बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी, लेकिन साल 2017 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर करीब 2.5 गुना बढ़कर 39.67% हो गया और बीजेपी ने 312 सीटें जीत ली। इसी तरह साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 20% था और बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 42.63% यानी करीब करीब 2 गुना हो गया और बीजेपी ने 71 लोकसभा सीटें जीत ली थी। और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी के अंदर अपना अधिकतम वोट परसेंट हासिल किया, 49.98%। अगर इसमें अपना दल का वोट परसेंट भी जोड़ दें तो यह आंकड़ा 50% को भी पार कर जाता है। बाकी पार्टियों से उलट बीजेपी के अंदर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पद भी छोटे छोटे से कार्यकर्ता के लिए भी खोले हुए हैं। खुद अमित शाह ने अपनी यात्रा बूथ लेवल के कार्यकर्ता से शुरू की थी। यही वजह है कि बीजेपी के वर्कर भी पूरे उत्साह और जोश के साथ काम करते हैं। मथुरा में अमित शाह ने बताया कि कैसे श्रीकांत शर्मा बीजेपी के एक कार्यकर्ता से पूरे यूपी के ऊर्जा मंत्री बन गए। आज श्रीकांत शर्मा यहाँ बैठा है। श्रीकांत को मैंने मेरे साथ कार्यालय में काम करते हुए देखा है। इतने युवा कार्यकर्ता को इतने बड़े राज्य का हमने ऊर्जा मंत्री बना दिया। जिले जिले में मुझे बताओ भैया, जिले जिले में बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? शहरों में 24 घंटा बिजली आती है या नहीं आती?
गांव में 20 से 23 घंटा बिजली आती है या नहीं आती? पहले आती थी क्या? आती थी क्या? बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ मैनेजर तक की ऊर्जा है। अब देखना है कि 2014, 2017 और 2019 की तरह बीजेपी 2022 में 300 प्लस का आंकड़ा पार करती है या नहीं। और ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल जिताने वाले प्रशांत किशोर ताल ठोक कर कहते हैं, फिलहाल नरेंद्र मोदी को हराने वाला कोई नेता नहीं है। ना अकेले दम पर राहुल गांधी हरा सकते हैं, ना सब मिलकर मोदी को हरा सकते हैं। जब तक विपक्ष के पास मोदी की 3 ताकत का काउंटर जवाब ना हो, तब तक विपक्ष मोदी के सामने नहीं टिक सकता। आज मोदी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत की एक झलक दिखाई। मोदी की छोटी सी रैली आज दिल्ली में हुई, जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में, गोवा में है और मणिपुर में भी है। इस देश का युवा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ने लगता है, उसे कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। Once a cadet, always a cadet. आंखों पर काला चश्मा, सिर पर सेना के हरे रंग वाली सिख पगड़ी, उस पर सुशोभित लाल फूल और नीला गमछा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब करियप्पा ग्राउंड पहुंचे तो उनके लुक पर हर किसी की निगाहें टिक गई। एनसीसी रैली हर साल 28 जनवरी को आयोजित होती है, जिसमें प्रधानमंत्री एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हैं। लेकिन इस बार मोदी बेहद खास मिशन प्लान के साथ ग्राउंड पर पहुंचे। ये है 2047 का भारत, जिसका निर्माण देश का युवा करेगा। ये भारत की उस युवा शक्ति के दर्शन है जो हमारे संकल्पों को पूरा करेगी, जो 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूर्ण करेगा, 2047 के भव्य भारत का निर्माण करेंगी। युवाओं के सामने प्रधानमंत्री 2047 के हिंदुस्तान की तस्वीर की बात कर रहे थे, तो 2 दिन पहले देश में यूथ को लेकर एकदम नया प्रयोग किया गया, जिसमें युवाओं की आवाज जरूर थी, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने अपना मकसद जोड़ दिया था। अखिलेश ने छात्रों की राजनीति को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। प्रियंका मुद्दे को चुनावी बनाते हुए वोट तक पहुंच गए। जयंत चौधरी भी पीछे नहीं रहे, लेकिन इससे पहले छात्रों के गुस्से का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल होता, रेल मंत्री तुरंत एक्शन में आए और प्रधानमंत्री ऑफिस ने पूरे मुद्दे पर रेलवे के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ इसका जवाब पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर दखल दिया है। अब पीएमओ पूरी घटनाक्रम पर नजर रखेगा ताकि किसी भी हालात में युवाओं का नुकसान न हो सके। मोदी के 3 सबसे बड़े वोट बैंक हैं, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और वेलफेयरिज्म। करियप्पा ग्राउंड से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रवाद का डोज दिया। राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती, राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होता। देश को सर्वोपरि रखते हुए आप जो भी करेंगे वो देश के विकास में मदद करेगा। आज हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचा दिया है। कोरोना के इस संकट काल में जितने यूनिकॉर्न बने हैं वो भारत के युवाओं का शक्ति प्रदर्शन है। बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक हिंदुत्व माना जाता था, लेकिन रथ यात्रा के वक्त भी बीजेपी 300 सीटें नहीं पा सकी। नरेंद्र मोदी ने नया वोट बैंक तैयार किया है।
राष्ट्रवादी वोट बैंक, जिसमें सबसे ज्यादा 18 से 30 साल के नौजवान हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास हर वोट बैंक से बड़ा राष्ट्रवादी वोट बैंक है, जो उनकी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर भी है। तभी मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे गूंजते हैं। मोदी राष्ट्रवाद की कमान संभालते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का मोर्चा संभाला हुआ है और बीजेपी घर घर जाकर मोदी योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिना रही है। युवाओं से प्रधानमंत्री डायरेक्ट संवाद करते हैं, चाहे स्कूली छात्र हों या फिर एनसीसी कैडेट्स। मोदी कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं होने देते। एनसीसी कैडेट्स को पीएम मोदी ने 2047 का मिशन दिया है। अगले 25 साल हिंदुस्तान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगले 25 साल भारत के अगले 100 साल की तकदीर और तस्वीर तय करेंगे। आने वाले 25 साल का अमृतकाल देशभक्ति के ज्वार का है और आज चुनौती इस बात की नहीं है कि दुनिया में कोई इसे स्वीकार करेगा या नहीं। आज महत्व इस बात का है कि जब दुनिया भारत को इतनी उम्मीदों के साथ देख रही है, इतने भरोसे के साथ देख रही है, तो भारत अपने प्रयासों में कहीं से भी कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा। आज आजादी के अमृत महोत्सव में भारत ने जो संकल्प लिए हैं, जो अभियान शुरू किए हैं, वो निरंतर नई ऊर्जा पाते रहे। इसका बहुत बड़ा दायित्व हमारे देश के कोटि कोटि नौजवानों पर है। आज इस समय जितने भी युवक युवतियां एनसीसी में हैं, एनएसएस में हैं, उसमें से ज्यादातर इस शताब्दी में ही पैदा हुए हैं। आपको ही भारत को 2047 तक बड़े आन बान शान के साथ लेकर जाना है। एनसीसी से प्रधानमंत्री का खास लगाव भी है, क्योंकि वो भी इसका हिस्सा थे। ये प्रधानमंत्री मोदी के एनसीसी के वक्त की तस्वीर है, जब वो एनसीसी के कैडेट होते थे। मोदी ने अपनी यादें भी एनसीसी कैडेट्स के साथ साझा की। मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। लेकिन जो सौभाग्य आपको मिला है वो मुझे नहीं मिला था। मुझे एनसीसी में जो ट्रेनिंग मिली, जो जानने सीखने का अवसर मिला, आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उन संस्कारों से, उस ट्रेनिंग से असीम ताकत मिलती है। अभी कुछ ही समय पहले मुझे एनसीसी एलुमनाई का कार्ड भी मिला था। आज देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ मैं उस नाते भी आपका साथी हूं, आपसे जुड़ा हूं। प्रधानमंत्री के जीवन को अगर एक किताब में समेटा जाए और जब उसके पन्ने पलटेंगे तो हर पन्ने में राष्ट्रवाद जरूर नजर आएगा। इसलिए जब भी मोदी युवाओं से संवाद करते हैं तो राष्ट्रवीरों के बारे में जरूर बताते हैं, जिन्होंने देश की आजादी और देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती भी है। आज ही फील्ड मार्शल करियप्पा की भी जयंती है। राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले देश के इन वीर सपूतों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। भारत गुलामी की जंजीरों से तो आजाद हो गया, लेकिन सरहद से लेकर घरों तक हर रोज नया चैलेंज सामने आता है। पिछले 3 साल से कोरोना हिंदुस्तान का इम्तिहान ले रहा है
पहले दुनिया ने कहा कि भारत कोरोना का सामना नहीं कर पाएगा, वैक्सीन तो बना ही नहीं पाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के संकल्प ने सबको गलत साबित कर दिया। कुछ लोग हमारे समाज को कोसते हैं, लेकिन इसी समाज ने दिखा दिया कि जब बात देश की हो तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। जब सही दिशा मिले, सही उदाहरण मिले, तो हमारा देश कितना कुछ करके दिखाता है। ये उसका उदाहरण है। देश में 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है। 15 से 17 साल के उम्र के बच्चों को 4.5 करोड़ डोज लगी है। हर सेकंड के साथ युवाओं को वैक्सीन देने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अगर देश में वैक्सीन का निर्माण नहीं होता और न सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो तीसरी लहर के कहर से बचना नामुमकिन हो जाता। ये मोदी पर जनता का विश्वास और उनका सही मैनेजमेंट है, जो आज भी वो प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद है, और इस रेस में उनके आसपास कोई नहीं भटकता। एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त देश में अगले प्रधानमंत्री के रूप में 52% से ज्यादा लोग मोदी को चाहते हैं। राहुल को चाहने वालों का परसेंटेज सिर्फ 6% है, यानी मोदी और राहुल के बीच में 46% का गैप है। बतौर प्रधानमंत्री मोदी के काम को अप्रूव करने वालों की संख्या 62% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग 75% है। जनवरी 2022 में अब तक मोदी सरकार के काम को अप्रूव करने वालों की संख्या 58% है। जब विपक्ष के साम दाम दंड भेद के बाद भी ये ग्राफ, ये आंकड़े गिरते नहीं है, जनता का पीएम पर भरोसा कायम रहता है, तो एंटी मोदी गैंग की टेंशन और हार्ट बीट दोनों बढ़ जाती है। माखनलाल जी चतुर्वेदी की एक कविता, और उस कविता की पंक्तियों में उन्होंने कहा, भूखंड बिछा, भूखंड बिछा, आकाश ओढ़, नए नोदक ले, मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। ये पंक्तियां सामर्थ्य की पराकाष्ठा का वर्णन करती है। शक्ति ऐसी हो कि भूखंड को बिछा सके, आकाश को ओढ़ सके, ब्रह्मांड को हथेली पर उछाल सके। ताकत ऐसी हो कि कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हंसकर, डटकर मुकाबला कर सके। आज मां भारती भारत के युवाओं से यही आह्वान कर रही है, भूखंड बिछा, आकाश ओढ़, नए नोदक ले, मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। हिंदुस्तान का युवा प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान से सुनता भी है और उनके दिखाए रास्ते पर चलता भी है। देश के 17 प्रदेश महानिदेशालयों और केंद्र शासित प्रदेशों से 380 लड़कियों, 500 स्टाफ समेत लगभग 1000 कैडेट्स करियप्पा ग्राउंड स्थित एनसीसी कैंप का हिस्सा बने। इन सबको पीएम मोदी ने 2 खास टास्क दिए हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये मिशन हर हाल में पूरे होने चाहिए। हमारे देश का सामान्य मानवी किसी अफवाह का शिकार न हो, यह भी जरूरी है। एनसीसी कैडेट्स इसके लिए एक जागरूकता अभियान चला सकते हैं। एक और विषय को मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। यह विषय है नशे का, ड्रग्स का। नशा हमारी युवा पीढ़ी को कितना बर्बाद करता है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो फिर जिस स्कूल कॉलेज में एनसीसी हो, एनएसएस हो, वहां पर ड्रग्स कैसे पहुंच सकती है? आप कैडेट के तौर पर खुद ड्रग्स से मुक्त रहें और साथ ही साथ अपने कैंपस को भी ड्रग्स से मुक्त रखें। 2047 में हिंदुस्तान की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे और 2022 में ही मोदी 2047 की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी युवाओं पर है और प्रधानमंत्री युवाओं के साथ है।
यूपी चुनाव में गढ़ की लड़ाई शुरू हो गई है और गढ़ यानी गढ़मुक्तेश्वर में आज सीएम योगी और ओवैसी दोनों पहुंचे। योगी ने हेलीकॉप्टर से और ओवैसी ने वर्चुअल रैली के जरिए गढ़ के वोटर्स से संवाद किया और गढ़मुक्तेश्वर को मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है। यहां पर 3 वोट बैंक हैं, मुस्लिम, जाटव और जाट गुज्जर। समाजवादी गठबंधन मुस्लिम वोटर्स के भरोसे है। ओवैसी और बीएसपी की नजर भी यहां के 70,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटों पर है, यानी मुस्लिम वोट बट सकते हैं। अब गढ़मुक्तेश्वर का गेम कौन जीतेगा? वेस्टर्न यूपी की चुनावी रैली, गलियों में, चौक चौराहों पर क्या चल रहा है, सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। यूपी में नया पोस्टर चला है, मुस्लिम मोहल्लों में हल्ला है। इस पोस्टर में कई शब्द हैं, इलाहाबाद, फैजाबाद, मुगलों की निशानियां। वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम वोटरों के लिए अखिलेश ने क्या प्लान तैयार किया है और योगी की मेरठ यात्रा के दिन सामने आए इस पोस्टर का मतलब क्या है, फुल डिटेल समझिए। इस पोस्टर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई है। अखिलेश ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट देने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पर 2 नाम लिखे गए, इलाहाबाद और फैजाबाद। ये 2 नाम संयोग हैं या 80-20 का प्रयोग है? ऐसा लगता है मुस्लिम वोटों की लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। इस समय इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है और फैजाबाद का नया नाम अयोध्या है। दोनों लोकेशन के नाम बदले 3 साल से ज्यादा का टाइम बीत चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या जानबूझकर पुराने नामों पर अटकी हुई है? अखिलेश यादव इन नामों से मुस्लिम वोटरों को क्या मैसेज भेज रहे हैं? फिलहाल इलाहाबाद और फैजाबाद के नाम पर 20% वाला कार्ड चल निकला है। बीजेपी इसे अलग ट्विस्ट देती है। दावा है कि अखिलेश और जयंत की जोड़ी प्रयागराज और अयोध्या का नाम बदलना चाहती है। क्रांतिकारियों का सम्मान किया, शहीद स्मारकों का पुनरुद्धार किया। जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च हो रहा था, वो पैसा हमने तीर्थों के विकास पर खर्च किया। ये फर्क साफ है, आपको भी एहसास हो रहा होगा। एक सरकार दंगाइयों का सम्मान करती है, आतंकवादियों का सम्मान करती है, किसानों पर गोली चलाती है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है और गरीबों को मिलने वाली योजनाओं पर डकैती डलवाने का काम भी करती है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है, उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस समय आगे कैसे बढ़ें, जहां बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं। आप देखिए क्या हुआ है बिहार में, क्या हुआ है अयोध्या प्रयागराज में, कितने बड़े पैमाने पे नौजवान बाहर निकल करके आए। किसकी जिम्मेदारी थी परीक्षा को सही ढंग से कराना? फर्स्ट फेज की सीटों पर प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ के हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर का पॉलिटिकल रिकॉर्ड भी जबरदस्त है। कहा जाता है यहां जिस पार्टी का कैंडिडेट एमएलए बनता है, यूपी में उसी पार्टी की सरकार बनती है। मेरठ वेस्टर्न यूपी का वो इलाका है जहां किसान और मुस्लिम वोटर्स किसी भी पार्टी की जीत हार का फैसला करते हैं। योगी के सियासी विरोधियों का पूरा फोकस 20% मुस्लिम वोट खींचने की तरफ है, लेकिन मेरठ का माहौल बदला बदला सा दिख रहा है। क्या है मुद्दे? लग रहा है सरकार बदलने वाली है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल नहीं, जो कर रहे हैं बकवास कर रहे हैं। ये कैंट विधानसभा में आप खड़े हो और कंकरखेड़ा क्षेत्र में आप खड़े हो। आप अंदर के मोहल्लों में जब जाओगे, मुस्लिम समुदाय के लोग भी बाबा जी के साथ हैं। 90% आज बाबा जी के साथ हैं। 90 से ज्यादा हो सकते हैं, 90 से 79 नहीं है। 5 साल में जितना काम हुआ आज तक तो हुआ नहीं यहाँ पे। हमें तो इतना पता है जी। सपा की सरकार में सिवा गुंडागर्दी का कुछ नहीं था और आज राम राज है, आराम से सब जी रहे हैं। रात को बहू बेटियां 8 बजे 10 बजे तक घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं था। 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। उसी के राज में 84 वो ये मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, ठीक है। 27 दंगे हुए हैं यूपी में, उसके राज्य में। 4.5 साल में एक भी दंगा बता दो कि बाबा के राज में हुआ हो। मेरठ में योगी अलग ही लेवल पर खेलते हैं। योगी ने 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड दिखाया और बीजेपी के लिए सपोर्ट मांगा। एक तरफ वोटरों के साथ प्रचार चल रहा था, दूसरी तरफ योगी के ट्वीट्स ट्रेंड करते रहे। सीएम योगी की टाइमलाइन पर अखिलेश के खिलाफ नॉन स्टॉप अटैक हुआ। योगी ने कहा वो जिन्ना के उपासक हैं और हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। योगी ने तुष्टीकरण और राष्ट्रवाद का अंतर बताते हुए टारगेट किया।
योगी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। राम मंदिर, कांवड़िया और मेरठ दंगों के मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी सरकार का डिफरेंस समझाया और वेस्टर्न यूपी के फर्स्ट फेज में ये सब चुनावी मुद्दा बन गया है और समाजवादी गठबंधन डिफेंसिव मोड में दिख रहा है। ये सिर्फ ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते हैं, जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण हो, धार्मिक आधार पर उन्माद फैले, ये उनकी रणनीति है। उनके दिल में कोई हमारे लिए कोई खास जगह नहीं। और मैं तो कह रहा हूं, मुझे आप खुश करके अपील करके क्या हासिल कर रहे हो? हमारे मुद्दों पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, किसानों के साथ न्याय कीजिए। लखीमपुर की घटना भी ताजी है, मंत्री जी अभी भी मंत्री बने बैठे हैं और किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमे वापस नहीं लिए गए, एमएसपी के लिए कोई कमेटी नहीं बन पाई। इन इश्यूज पे आप जवाब दीजिए। एक पैतरा फेंक रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि जो उनका विरोध गांव गांव में हो रहा है किसी तरह वो ठंडा पड़े। वेस्टर्न यूपी के जाटलैंड में समाजवादी गठबंधन की मुश्किलों को समझिए। यहां सबसे बड़ी सियासी जंग हो रही है। इस इलाके के सियासी समीकरण में जाट और मुस्लिम वोटर अहम है। जाट वोटर 17%, मुस्लिम 30%, एससी 18% और ओबीसी 22% है। समाजवादी गठबंधन को जाट और मुस्लिम वोट बैंक पर भरोसा है। फर्स्ट फेज में 20% वाली लड़ाई है, इसलिए सबको मुस्लिम वोट बैंक की याद आई है। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से वेस्ट यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर में जाट और मुस्लिम अलग हो गए हैं। जाटलैंड में बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए। 2012 के चुनाव में बीजेपी को 38 सीटें मिली, लेकिन 2017 के इलेक्शन में ये सीटें करीब 3 गुना बढ़कर 109 तक पहुंच गई। यानी इसी दौरान बीजेपी ने जाटलैंड में तकरीबन क्लीन स्वीप कर लिया। समाजवादी गठबंधन जाति धर्म का गणित सेट कर रहा है, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जब मेरठ पहुंचे तो उन्होंने सड़क, सुरक्षा और शांति के सारे काम गिनवा दिए। आप सोच सकते हैं, आज आप यहां से हस्तिनापुर से दिल्ली की दूरी मात्र और मात्र 1.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। पिछली सरकार के समय इस दूरी को तय करने में 5 से 6 घंटे लगते थे। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच बना दिया है मोदी सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में बन रहा है। 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।